हाय डियर बच्चों, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट टॉपर्स एंड मेरा नाम है अमृता। मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर। तो बच्चों, टॉप 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज जो आपको मैं करवा रही हूँ कल के एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसमें हम लास्ट यूनिट पे आ गए हैं। अब हमारे पास में टाइम बचा है कंपैरेटिवली कम, इसलिए लास्ट यूनिट इकोलॉजी के तीनों चैप्टर्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इस साल भी एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उन्हें मैं आपको यहां पर अभी कवर अप करवा दे रही हूं। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ कवर अप करने वाले हम, एंड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट में से हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें कि 10 की जगह पर हम लोग 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिकॉज हम सारे यूनिट्स के जो क्वेश्चंस है वो मर्ज करके एक ही सेशन में ले रहे हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है? क्वेश्चन हमारे पास में सबसे पहला जो आ रहा है वो है ये, स्टडी द 3 डिफरेंट एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पर हमारे सामने 3 डिफरेंट एज पिरामिड्स बना करके दिखाए हुए बेटा, और ये तीनों जो डिफरेंट एज पिरामिड्स हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बेस्ड हैं देखो। राइट द नेम गिवन टू ईच ऑफ दीज एज पिरामिड। क्या बोलेंगे? सबसे पहले वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा? एक्सपांडिंग वाला। सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलने वाले? दिस विल बी स्टेबल। एंड थर्ड वाला जो है ये क्या होगा? ये डिक्लाइनिंग है। ठीक है, तो एक्सपांडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग, ये इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं बेटा? मेंशन द वन विच इज आइडियल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एंड व्हाई। ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट किस पैटर्न में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए सभी कंट्रीज में? तो हम बोलेंगे स्टेबल जो है सबसे बहुत अच्छा ग्रोथ पैटर्न शो करता है पॉपुलेशन डेंसिटी में, बिकॉज यहाँ पर एकदम एक्सपांशन भी नहीं हो रहा है, डिक्लाइन भी नहीं हो रहा है, स्टेबल पॉपुलेशन है। जितने लोग ऐड हो रहे हैं उतने ही लोग डिलीट हो रहे हैं किसी पॉपुलेशन में से, तो कॉन्स्टेंसी मेंटेन रहती है। What would be the growth pattern when the resources are unlimited? अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ग्रोथ पैटर्न कैसा होगा? तो ग्रोथ पैटर्न जो है वो एक्सपोनेंशियली होने वाला है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न हो सकता है, एक्सपांडिंग ग्रोथ पॉपुलेशन हमें देखने मिल सकती है अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं तो। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रहा है बेटा? इफ 8 इंडिविजुअल्स इन अ लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 फ्रूट फ्लाइज डाइड इन अ वीक, then what would be the death rate of the population for the said period? ऐसे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही निकालने के लिए हमें क्वेश्चन दे सकते हैं। तो डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेथ रेट यानी कि मोर्टालिटी जो होता है, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ओरिजिनली। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं बेटा? यहाँ पे कितने मेंबर्स डाई हो चुके हैं? तो हम देख रहे हैं कि 8 मेंबर्स डाई हो चुके हैं अपॉन 80। तो हम क्या कर देंगे बेटा? अपॉन 80 कर देंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1। तो 0.1 फ्रूट फ्लाई पर 80 फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, पर 80 फ्रूट फ्लाइज विल बी डाइंग एवरी मोमेंट। ठीक है, हम बोलेंगे 0.1 फ्रूट फ्लाइज पर 80 फ्रूट फ्लाइज एवरी वीक। ठीक है, तो दिस इज द डेथ रेट विच वी कैन कैलकुलेट बाय दिस काइंड ऑफ मीन्स। देन थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये ए क्या है, ये बी क्या है। ठीक है, दे आर आस्किंग फॉर व्हाट इज ए, व्हाट इज बी। तो ए जो है बेटा ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इंडिकेट कर रहा है, और बी जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को इंडिकेट करता है। ए जो है वो एक जे शेप कर्व है, और लॉजिस्टिक जो है वो एस शेप का कर्व आता है, सिग्मॉइड आता है। एक्सपोनेंशियल तब होता है बेटा जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो हमारा एस शेप का कर्व आता है लॉजिस्टिक, ये तब होता है जब हम बोलेंगे कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, फोर्थ हमारे सामने क्या क्वेश्चन आता है? एक्सप्लेन ब्रूड पैरासाइटिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? हम यहाँ पे कुकू बर्ड और क्रो का एग्जाम्पल देंगे कि क्रो जो है वो अपने एग्स जिस नेस्ट में ले करता है उसी नेस्ट में कोयल बर्ड भी अपने एग्स ले कर देती है।
क्रो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि कौन से एग्स क्रो के हैं और कौन से एग्स जो हैं वो कुकू बर्ड के हैं, एंड इसे हम बोलते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म। क्रो जो है जब एग्स हैच होते हैं तो सारे ही बेबीज, चाहे वो क्रो के हों चाहे वो कोयल के हों, सभी को पर्याप्त मात्रा में खाना वगैरह लेके देता है, सभी को बड़ा करने में मेहनत लगाता है, ठीक है। लेकिन कोयल बर्ड बड़ी स्मार्टली जो है अपने काम से बच जाती है और अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में रख के चली गई। तो ये होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन आता है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द पार्ट ऑफ द फूड चेन, प्रेडेटर्स प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल्स आल्सो, मेंशन 2 रोल्स सपोर्टेड बाय द एग्जांपल्स। पहला रोल ये हो जाएगा कि जो प्रेडेटर होता है बेटा वो प्रे की पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखता है, ठीक है। अगर प्रेडेटर खत्म हो जाएंगे बेटा तो प्रे की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी, तो प्रेडेटर कीप्स अ चेक ऑन द पॉपुलेशन ऑफ प्रे, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि प्रेडेटर जो होता है बेटा वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखता है। अगर प्रेडेटर नहीं होगा ना तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बिगड़ जाती है। इसका हम एग्जाम्पल देते हैं पिसास्टर नाम की स्टारफिश के माध्यम से, कि पिसास्टर नाम की स्टारफिश जो है पैसिफिक कोस्टल आइलैंड्स में हम देखते हैं वो प्रेजेंट रहती है स्टारफिश, उसको हमने वहां से हटा दिया, वो प्रेडेटर टाइप की थी, उसे हमने वहां से हटा दिया, तो हम ये देखते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर काफी सारे दूसरे स्पीशीज भी वहां से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। कुछ 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, अगर हम पैसिफिक कोस्टल लैंड्स में से स्टारफिश पिसास्टर को हटा देते हैं। यानी कि 2 फंक्शंस क्या हो सकते हैं, एक तो कीप्स अ कंट्रोल ऑन प्रे पॉपुलेशन, एंड दूसरा क्या आ जाता है बेटा, दूसरा हमारे पास में आ जाता है मेंटेन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने क्या है, ये फिर से बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे पास एक बड़ा सा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं ए क्या है बी क्या है। ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, बी हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। देन विच वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक एंड व्हाई? तो हम बोलेंगे जो बी है उसे हम ज्यादा रियलिस्टिक मानते हैं, बिकॉज हर पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी होती है और रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑब्टेनेबल नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है, इफ dn by dt is equals to rn k minus n upon k is the equation of logistic growth curve, what does k stands for? तो k जो है बेटा ये होता है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी, हर पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि इतना ही अकोमोडेट कर सकते हैं पॉपुलेशन को, इससे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है उससे ज्यादा बढ़ने के लिए। What is symbolized by n? n क्या होता है बेटा? n is the rate of natural या intrinsic rate of natural increase, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। n is equals to बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास में नहीं 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 n तो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, r लिखना था मेरे को। r होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, सो सॉरी बच्चों, r इज इक्वल्स टू b माइनस डी, और n क्या होता है? n इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ गिवन एरिया एट टाइम t को हम बोलते हैं n, ठीक है बच्चों। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है n और इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज तो r वैल्यू होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 हो गया है, 7 पे आ गए हैं। देखिए 7th क्वेश्चन हमारे पास में क्या देके रखा है, नेम द इंटरेक्शन सीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। एस्केरिस वर्म लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, डेफिनेटली ये कैसा इंटरेक्शन हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा पैरासाइटिज्म, है ना। इसके बाद है वास्प पॉलिनेटिंग फिग इनफ्लोरेसेंस, ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं। क्लाउन फिश लिविंग अमंग द टेंटिकल्स ऑफ द सी एनेमोन, बेटा यहाँ पर कमेंसलिज्म रिलेशन देखने मिलता है। सी एनेमन का कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो क्लाउन फिश है उसका फायदा हो जाता है। माइकोराइजा लिविंग इन द रूट ऑफ हायर प्लांट, बेटा ये फिर से म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, बेटा ये फिर से एक एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का, जिसमें कि मैंगो ट्री को ऑर्किड से कोई नुकसान नहीं होता। देन disappearance of small barnacle when Ballylus dominated in the coast of Scotland,
बेटा ये एग्जाम्पल किस चीज का है? ये एग्जाम्पल हो जाएगा कंपटीशन का, ठीक है। ओके, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास में क्या आया है? हमारे पास में 8th क्वेश्चन आया कि हमें एक्सप्लेन करना है 3 पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, पैरासाइटिज्म, एमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरासाइटिज्म कैसा रिलेशन होता है बेटा? प्लस माइनस होता है। एक स्पीशीज बेनिफिट होगी, दूसरे स्पीशीज का नुकसान होगा, और आपको पैरासाइटिज्म का कोई भी एग्जाम्पल भी यहां पर लिखना है। देन एमेंसिलिज्म में क्या होता है बेटा? एक स्पीशीज का नुकसान होगा और दूसरी स्पीशीज का ना तो कोई नुकसान है ना तो कोई फायदा है। एमेंसिलिज्म का भी आपको एग्जाम्पल लिखना है कोई ना कोई। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास में आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में बेटा प्लस प्लस रिलेशन होता है, जिसमें कि दोनों ही स्पीशीज बेनिफिटेड हो रहे हैं, और इसका भी आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है बेटा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारे पास में ये टाइप का क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस है, ऑब्जेक्टिव में या कैसे भी फॉर्म में आ सकता है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, इमिग्रेशन, नेटालिटी, एमिग्रेशन और मोर्टालिटी, 4 चीजें देखी रखी है। अब हमसे ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द अबव रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम बोलेंगे विच ऑफ द अबव रिप्रेजेंट द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन में वी विल बी सेइंग इमिग्रेशन एंड मोर्टालिटी जो है बेटा, इमिग्रेशन एंड नेटालिटी जो है ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन बता रहा है, ठीक है, और एमिग्रेशन प्लस मोर्टालिटी जो है ये डिक्रीज इन पॉपुलेशन बताना चाहिए, ठीक है। इफ n is the population density at time t, then what would be the density at time t plus 1? Give the formula, ठीक है। तो आपको यहां पर वो फॉर्मूला बताना है जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल बताते हैं हम लोग, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ए टू द पावर आर टी। देन आता है इन अ बार्न, अगर 30 चूहे हैं, 5 और चूहे एंटर हो जाते हैं और 6 चूहे जो हैं खा लिए जाते हैं कैट्स के द्वारा, तो देखिए क्या क्या हम देख पा रहे हैं कि डेथ रेट क्या है? डेथ रेट है 8 चूहे खा लिए गए हैं, 30 चूहे पहले से थे, 5 चूहे और नए आए हैं, ठीक है। 8 चूहों का बर्थ हुआ है और 7 चूहों ने बार्न को छोड़ दिया है। तो हमसे पूछ रहे हैं रिजल्टेंट पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? तो बेटा अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इमिग्रेशन प्लस नैटालिटी 8 और 5 कितना होता है बेटा? तो हम देख पा रहे हैं 8 प्लस 5 विल बी 13, ठीक है, और इमिग्रेशन एंड मोर्टालिटी को मिलाएंगे तो 7 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास में? तो 8 प्लस 7 जो है बेटा ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स और एक्स्ट्रा गायब हुए हैं यहां से, है ना। तो हमें यहाँ पे बताने की पॉपुलेशन डेंसिटी इस जगह की क्या हो गई है? इस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई है, ठीक है, कम हो गई है। Then, if new habitat is just being colonized out of the 4 factors affecting the population growth, what factor contributes the most? ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं अगर ये कंट्रीब्यूट करें, सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करना चाहिए है? तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज एज पिरामिड, और 3 टाइप के एज पिरामिड हमें बना के दिखाना है। तो एज पिरामिड क्या होता है? जब हम डिफरेंट एक पॉपुलेशन के डिफरेंट एज ग्रुप को पिरामिड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो सबसे नीचे हम सबसे लोअर मोस्ट एज ग्रुप को रखते हैं और सबसे ऊपर हम सबसे हायर मोस्ट एज ग्रुप को रखते हैं। इसे हम एज पिरामिड बोलते हैं, और ये 3 टाइप का बनता है। स्टेबल टाइप का बनता है, देन सबसे पहले आएगा एक्सपांडिंग टाइप का, देन स्टेबल टाइप का, देन डिक्लाइनिंग टाइप का। 3 टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड बन सकता है। अब बना के बताएंगे इसे। देन 11th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोला मैंने? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेटिक और ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। देन अगर हमसे पूछते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये होता है जीपीपी माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एनपीपी। यानी कि व्हेन द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हमारे पास है उसमें से हमने रेस्पिरेटरी लॉसेस को हटा दिया तो हमारे पास में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है। एनपीपी जो है बेटा ये अवेलेबल प्रोडक्टिविटी होती है फॉर दी हर्बीवोर्स,
ठीक है, फॉर दी हर्बीवोर्स, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखे रखा हुआ है बेटा, यहाँ पर हमें पिरामिड्स बताए हैं बना करके। एक पिरामिड दिख रहा है नंबर का, एक पिरामिड दिख रहा है हमें, नहीं नंबर का कैसे बोला मैंने, सॉरी, ये पिरामिड जो है ये वेट का पिरामिड है, वेट का पिरामिड है। एक पिरामिड हमें अपराइट दिख रहा है, एक पिरामिड हमें इन्वर्टेड दिख रहा है। तो अपराइट पिरामिड कहाँ होता है, इन्वर्टेड कहाँ होता है, अगर हमसे ये पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि अपराइट पिरामिड जो है ये होता है बेटा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे ग्रेजिंग फूड चेन्स में, है ना, लाइक दैट। लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ पे होता है बेटा, एक्वेटिक फूड चेन में होता है, ठीक है। तो एक्वेटिक फूड चेन जो होती हैं उसमें हमारे पास में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आता है, और टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो होती है हमारे पास में, यहां पर हमारे पास आता है अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कंपेयर करना है इन दोनों को, हमने कंपेयर कर लिया, ये अपराइट है ये इन्वर्टेड है, एक्सप्लेन करना है क्या सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर ज्यादा होता है कंपेयर टू कंज्यूमर, इसलिए अपराइट बन रहे हैं। यहाँ पर बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत कम होता है कंपेयर टू कंज्यूमर, इसलिए इन्वर्टेड बन रहे हैं, ठीक है। आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हमसे ये बोल रहे हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा, ऑलवेज अपराइट, हमेशा ही अपराइट पिरामिड हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। अगर इन्होंने कहा कि 2 लाख जूल्स एनर्जी सनलाइट के पास सनलाइट के पास में अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। इफ 2 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट इज अवेलेबल, देन प्रोड्यूसर जो है बेटा ये 2 लाख में से कितना फिक्स कर पा रहे, तो हम बोल देंगे मान लो कि अप्रोक्सीमेटली इन्होंने फिक्स कर लिया है 1% के आसपास में, ठीक है। तो 2 लाख का 1% कितना हो जाएगा बेटा, नहीं हम 1% नहीं करवा सकते यहाँ पे अपने मन से, इन्होंने एक्चुअली गलती कर दी इस क्वेश्चन में कि सनलाइट के पास इतना अवेलेबल है बोल दिया, इन्हें प्रोड्यूसर्स के पास कितना है ये बताना चाहिए था। हम अगर रफली इमेजिन कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स के पास में ये वैल्यू दी होती 20,000 के आसपास में, तो हम बोलते हैं हमारे हर्बीवोर के पास में आ जाती 2,000, ठीक है, और हमारे कार्निवोर के पास में आती है 200, और टॉप कार्निवोर के पास 20, और सबसे टॉप कार्निवोर के पास में हमारी 2 जूल्स ही एनर्जी बचती। तो ऐसा कुछ हमें बनाना होता है जहां पे हम बता रहे हो कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ऑन दी अबव ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 13, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस अंडर द फॉलोइंग हेड्स, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है बेटा। मान लीजिए कि कोई भी डेट्रिटस नीचे गिर गया है, सबसे पहले उसका फ्रेगमेंटेशन कर लेगा अर्थवॉर्म, फ्रेगमेंटेड डेट्रिटस जो है उसमें से फिर हो जाती है लीचिंग ऑफ दोज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि जाकर के आसानी से वाटर में सल्यूबलाइज हो गए हैं, एंड डीप डाउन द सॉइल होराइजन वो जमा हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाता है, और फिर वापस से वो अवेलेबल नहीं रहते प्लांट की एब्जॉर्प्शन के लिए। देन तीसरे स्टेज पे हम बोलते हैं आता है कैटाबॉलिज्म, जिसमें कि बैक्टीरियाज और फंजाई जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रिटस को फर्दर। देन आता है ह्यूमिफिकेशन, जिसमें कि हम बताते हैं कि हमस बन जाता है डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस, जिसकी डिग्रेडेशन की प्रोसेस बहुत स्लो होती है बिकॉज उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लाइक काइटिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, लिग्निन हो गया, एटसेट्रा। देन इसके बाद में लास्ट प्रोसेस बेटा हमारे पास आती है मिनरलाइजेशन, जिसमें कि हमस के स्लो ब्रेकडाउन से जो मिनरल्स लिबरेट हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो मिनरल्स जो है प्लांट के लिए अवेलेबल न्यूट्रिएंट रिजर्वायर की तरह फंक्शन करते हैं। तो ये पूरा जो है इसका डिटेल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक आंसर का पीडीएफ भी लगा दिया है ताकि आप इसको रीडिंग लगा सके एक बारी, ठीक है। यू कैन जस्ट रीड डाउन दिस थिंग वंस, ओके गाइस, यू कैन जस्ट रीड डाउन दिस थिंग वंस, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था, 13 हो गया, 14th पे आ जाते हैं। 14th क्वेश्चन है, इट इज ऑफन सेड द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ऑन द अदर हैंड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड, व्हाई? पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमेशा हम बोलते हैं दैट एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द प्राइमरी कंज्यूमर, देन टू सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टू टर्शियरी कंज्यूमर।
हमेशा सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है एनर्जी, देन इट इज अपराइट ऑलवेज। हाउएवर पिरामिड ऑफ बायोमास जो है बायोमास को कंसिडर कर रहा होता है, वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर कर रहा होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट बहुत कम होता है, उससे ज्यादा ज़ूप्लैंक्टन्स का वजन होता है, उससे ज्यादा स्मॉल फिशेस का वजन होता है, और उससे भी ज्यादा लार्ज फिश का वजन होता है। तो इसलिए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बन जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में अपराइट पिरामिड ही बनता है, ठीक है, ग्रासलैंड का। ओके, 15 क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्या होगा अगर हमने इकोसिस्टम में से सारे प्रोड्यूसर्स हटा दिए? तो अगर प्रोड्यूसर्स हटा दिए तो इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। देन नेक्स्ट है बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हर्बीवोर लेवल अगर एलिमिनेट कर दिए तो क्या होगा? तो इस दुनिया पे केवल प्लांट्स ही प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, बिकॉज हर्बीवोर अगर हटा दिए जाएं तो फिर कार्निवोर, टॉप कार्निवोर सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ प्रोड्यूसर इस दुनिया में बचेंगे। अगर सारे टॉप कार्निवोर को अगर हमने हटा दिया तब क्या प्रॉब्लम आएगी? तब बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा होगा, बिकॉज सबसे ऊपर का मैनेजमेंट सिस्टम गड़बड़ आ गया है, ठीक है। तो टॉप कार्निवोर अगर हटा दिए जाएंगे तो फिर इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स की मात्रा बहुत कम होने लगेगी एकदम फास्ट रेट पे, क्योंकि उसे कंज्यूमर जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करना चालू कर देंगे। 16th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 16th क्वेश्चन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के ऊपर ये क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है ए और बी, ठीक है। हमसे एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? एक नेचुरलिस्ट का नाम बताओ जिसने ये ग्राफ को बताया, ठीक है। तो बेटा वो है वर्हल्स्ट, है ना, वर्हल्स्ट। देन राइट डाउन द सिचुएशन as discovered by the ecologist when the z value is between 0.1 and 0.2, 0.6 and 1.2. 0.1 and 0.2 बेटा छोटे एरियाज के लिए होती है, स्मॉल एरियाज के लिए z वैल्यू, और 0.6 से 1.2 वैल्यू होती है बेटा लार्ज एरियाज के लिए, ठीक है। z होता क्या है? z होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है अगर बी स्टीपर हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है? स्टीपर जितना होगा बेटा उतना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, तो जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन बेटा पाई चार्ट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। इस पाई चार्ट में हमें ए बी सी डी बताना होता है। ये क्योंकि एक इन्वर्टिब्रेट का पाई चार्ट है बेटा, तो ए जो है ये हो जाएंगे हमारे इंसेक्टा के मेंबर्स, और बी जो है ये हो जाएगा मॉलस्क का, ठीक है। तो हमसे इन्होंने बोला है कि ए क्या होता है और बी क्या होता है, ये बता दो। ओके, 18th क्वेश्चन पे आ जाइए। नेम द बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। 50,000 से भी ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स है राइस के इंडिया में। ये कौन सी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है? ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। एस्चुरीज एंड अल्पाइन मीडोज है इंडिया में, ये कौन सी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है? ये इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटीज होती हैं। 19th क्वेश्चन फिर से पाई चार्ट के फॉर्म में आया है, जिसमें हमें ए बी आइडेंटिफाई करने हैं। तो फिशेस सबसे ज्यादा वर्टिब्रेटा के मेंबर्स हो जाते हैं, देन उसके बाद में बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल आते हैं, फिर बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर होता है मैमल्स का और एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस और मैमल्स का नंबर जो है इट इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। ओके बच्चों, क्या ये समझ में आया सभी को? तो मैमल्स एंड एम्फीबियंस आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। देन 20 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज रिचनेस, राइट हाउ डेविड टिलमैन शोज दिस एक्सपेरिमेंटली। तो डेविड टिलमैन कहते हैं बेटा कि जितना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होती है एक गिवन एरिया में, उतना ईयर टू ईयर वेरिएशंस कम आती हैं, ठीक है। ईयर टू ईयर वेरिएशंस कम आती हैं तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ऐसा किसने बताया? डेविड टिलमैन ने हमें ये बात बताई है। देन 21 क्वेश्चन पे आ जाइए। देयर आर मेनी एनिमल्स हैव बीन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन द जूलॉजिकल पार्क। व्हाट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस। बेटा ये जब हम ऑर्गेनिजम्स को जू में रख रहे हैं तो ये कहलाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या कहलाता है ये कहलाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। Explain any 2 other ways with the help of which help in this type of conservation.
तो बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन भी लिख सकते हैं एंड सीड बैंक्स भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और इन दोनों को हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एक एक दो दो लाइंस में, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड सीड बैंक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है 22 क्वेश्चन, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है बेटा ये क्या बताता है, ये बताता है कि एरोप्लेन के जैसा है हमारा इकोसिस्टम और स्क्रूज के जैसे हैं स्पीशीज। अगर स्क्रू या रिवेट को हम निकाल लेंगे एक आदि किसी को तो हम बोलेंगे इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली स्क्रूज को या रिवेट को पॉप करते रहेंगे तो एरोप्लेन बहुत वीक हो जाएगा। बिल्कुल इकोसिस्टम भी हमारा वैसे ही वीक हो जाएगा अगर बहुत सारी स्पीशीज हमने हटा दी तो। तीसरी बात आती है कि कुछ कीस्टोन स्पीशीज होती हैं जो कि विंग्स के ऊपर प्रेजेंट रिवेट की तरह फंक्शन करती है। अगर हमने विंग्स वाले रिवेट को खोल दिया बेटा तो फिर पूरा ही इकोसिस्टम धराशायी होकर के जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इसीलिए हमें स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। दिस इज ऑल। साइंटिस्ट का नाम आप एक बार खुद देख लीजिएगा। 24th पे आ जाते हैं बेटा। 24th है व्हाट आर दी मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज लॉस इन द जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि एविल क्वार्टेट क्या होता है। बेसिकली हमसे पूछते हैं व्हाट इज एविल क्वार्टेट। एविल क्वार्टेट में आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले, दूसरा आता है फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस ऑर्गेनिजम्स बाय ह्यूमन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। दिस इज द एविल क्वार्टेट, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा ये सेशन खत्म होता है जहां पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं जो कि हमारे इकोलॉजी यूनिट में से आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कल, ठीक है। ये सेशन देख लीजिए और सारे बच्चे सो जाइए। नेक्स्ट डे कल सुबह हम लोग मॉर्निंग में 4:30 बजे मिलने वाले हैं। कुछ 3-4 घंटे का ही डिफरेंस बाकी रहता है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं भी जागने वाली हूँ और सुबह 4:30 बजे वापस से आ जाऊंगी, जिसमें हम फुल सिलेबस को एक बार क्विकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं। इसी के साथ में ये सेशन खत्म होता है, ये सीरीज भी यहाँ पे खत्म होती है बच्चों। आई एम रियली होपफुल कि आपके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। एंड इफ यस, डोंट फॉरगेट टू टेल मी द सेम इन द लाइव चैट और कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले क्लास में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड फोड़ के आना।